एक मरा हुआ आदमी से मोदी योगी डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। 110 बार जेल यात्रा, हिंदुस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं बचा जहाँ पे हमको नहीं भेजे। बोले बनारस के आप सांसद हो तो आप पे कोई धारा लगा के ऐसी जेल में भेज देंगे कि आपका जमानत कराने वाला भी कोई नहीं है। हम भीख टुकड़ा मांग के किन्नर समाज। एक हिजड़ा प्रस्तावक नहीं बन सकता है। हम कहे हिजड़ों की सरकार में हिजड़ा प्रस्तावक नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इस पे जो है हमको जो है साहब 2 थप्पड़ मार दिए। तो अधिकारी वहाँ बैठा हुआ था। हाँ। उसका एक वर्ड था, बहुत गंदा वर्ड था। क्या बोला? उसने बोला कि मैं गुरहु पटवारियों को इलेक्शन कैसे लड़ा सकता हूँ। जैसे तुम मुर्दा जिंदा है वैसे तुम्हारे प्रस्तावक भी लेके आए हो। अच्छा। हिजड़ो ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। रोक रहे थे, वो किस पार्टी के होंगे आप समझ सकते हैं। मतलब वो लोग लाइन लगा करके अवरोध पैदा कर रहे थे। यही अमृतकाल है। आए थे वाराणसी में नामांकन करने, चुनाव लड़ते, ट्रेजरी फार्म जमा कर दिया। आवेदन करने के लिए नामांकन फार्म लेने में क्या क्या दिक्कत आई और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पुलिस किस तरह से उठा करके ले गई और जो भी जलालत झेला, आज उन लोगों से हम बात कर रहे हैं। ऐसे 2 प्रत्याशी हमारे बीच हैं जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से नामांकन करने के लिए पूरी तौर पर कोशिश किए लेकिन हो गए नाकाम। एक तो मुर्दा है, मुर्दा ने चाहा कि हम नामांकन करके जिंदा हो जाएं। सरकारी अभिलेखों में हमें शासन प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। अगर हम काशी से नामांकन कर देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि संतोष मरा नहीं है, जिंदा है, तो हमें कोर्ट में और अन्य जगह काम आएगा। लेकिन अभी भी बेचारा जिंदा हो नहीं पाया, नाकाम रहा। ट्रेजरी फार्म लेने और 25,000 रुपया जमा करने के बाद भी बेचारा फार्म भर नहीं पाया। क्या क्या हुआ आइए हम जानते हैं। आप देख रहे हैं मैं जिंदा हूं और यह बता रहे हैं घूम घूम करके कि मत मारो मैं जिंदा हूं, हुजूर मैं जिंदा हूं। उसके बाद भी जिंदा हो नहीं पा रहे हैं और इन्हें एक पार्टी ने टिकट भी दिया। सामान्य पार्टी नहीं है, आजाद अधिकार सेना अमिताभ ठाकुर की पार्टी ने जो रजिस्टर्ड है उसने इन्हें टिकट दिया। यह है संतोष मूरत जी। संतोष बाबू अभी जिंदा हो नहीं पाए। जी सर, चाहते थे जिंदा हो जाएं। जी जी। क्या क्या प्रयास किया? आपको पुलिस उठा के ले गई? जी ले गई कि? जी ले गए थे, अपने कस्टडी में 5 दिन रखे थे साहब। 5 दिन रखे थे। सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। और साहब हमको सरकारी अभिलेखों में मरे हुए 21 साल हो गए हैं लेकिन आज तक सरकार ने हमको जिंदा नहीं किया। और धरना प्रोटेस्ट आंदोलन 110 बार हमारी जेल यात्रा ये लोग करा दिए। 110 बार? कैसे गिनते हैं? इस बार हाँ 110 बार, हर बार पेपर में भी छपता है साहब। अच्छा। और ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा स्वागत भी करते हैं लोग? हाँ, कभी कभी इस पे हाथ पे ठप्पा मार के भी वो जेल से निकलते हैं साहब। तो अरे ये नहीं मतलब पूजा वूजा भी करते हैं लोग साहब। कितनी बार मार के मेरा कान का पर्दा फाड़ दिए हैं, सर में ब्लड जमा हो गया, ट्रीटमेंट भी हमारा चल रहा है साहब। क्या करें, किसको कहें? संतोष इसलिए नामांकन कर रहे थे कि अगर हमारा नामांकन हो गया तो मान लिया जाएगा कि मैं जिंदा हूं, अभिलेखों में मैं जिंदा हो जाऊंगा, हमारी जमीन जो हड़प लिया गया है उसे वह मिल जाएगा। एक दूसरे प्रत्याशी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हेमंत यादव। डॉक्टर हेमंत यादव। तो हेमंत जी, डॉक्टर आप पेशे से यानी मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं कि पीएचडी वाले हैं? मैं पीएचडी वाला डॉक्टर। पीएचडी वाले किस चीज़ से किए हैं पीएचडी? मेरा जो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पीस स्टडी एंड मैनेजमेंट। अच्छा जी। तो कहाँ से किया था आपने? मैंने सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा। और कहाँ से आपका और पढ़ाई कहाँ हुई? देखिए मैंने BHU से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, साइकोलॉजी ऑनर्स में। अच्छा। मास्टर मैंने राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट श्री परमदूर से किया। MA इन यूथ एम्पावरमेंट सब्जेक्ट है मेरा। MPhil जो है वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हुआ, महाराष्ट्र से जी। और PhD सिक्किम इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ पीस स्टडी जो है अपना शांति दूत अध्ययन प्रबंधन केंद्र है, ठीक, वहाँ से किया। और मेरा जो रिसर्च एरिया जो था वो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला था, तिब्बती था। एक तरह से देश का भ्रमण आपने कर लिया। जी, मैंने पूरा अपने जो लोग बोलते हैं, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी एक स्थान से पढ़ाई करते हैं तो हमें एक्सपोजर नहीं मिल पाता है।
शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक वर्ड यूज किया था कि जब हम अपने धर्म की बात करते हैं तो हम एक कुएं के मेढक की तरह हैं, हमें बाकी की दुनिया देखनी चाहिए। तो जो हम सब ऐसा हम ब्लेम नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति एक ही स्थान पे रहता है वो दूसरे की संस्कृति को नहीं जानता, वो उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब, शिकागो से अब हम आ जाते हैं भारत जी। और भारत में बनारस जी, वाराणसी जो भगवान शिव की नगरी है और त्रिशूल पर बसाई गई है, यह बहुत पुरातन नगरी है। यहाँ से आप सांसद बनना चाहते थे? जरूर जी। और नामांकन के लिए आपने क्या किया? ट्रेजरी जमा कर दिया जी, 25,000 की। हाँ, ये इस बार का जो नामांकन, अभी संतोष पर हम आते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। संतोष की कहानी, यह एक फिल्म अभिनेता के साथ थे जी। क्या नाम है उनका? फिल्म स्टार नाना पाटेकर। नाना पाटेकर के बड़े अजीज हैं यह, और नाना पाटेकर इनको बहुत मानते हैं। जब अभी बनारस इधर आए थे तो संतोष को बुलवाए थे, और संतोष को जब काशी आए थे तो इनको लेकर के गए थे और बरसों बरसों उनके साथ रहे हैं। संतोष की दास्तान बड़ी मजेदार है। उसके पहले डॉक्टर हेमंत यादव, तो आपने नामांकन के लिए क्या किया, नटसेल में बताइए मोटा मोटा। जी देखिए, ये मेरा पहला नामांकन नहीं है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा। 2014 में मैंने नामांकन किया था। अच्छा। और मैं चुनाव भी लड़ा था। अच्छा, 2014 में लड़े थे। और उसके लिए मुझे 1202 वोट भी मिले थे। अच्छा। मैं निर्दल कैंडिडेट था। हाँ। और पैसे चूंकि 55,000 राउंड मैंने लगाया था, 55,000 में मुझे 1202 वोट मिले थे। और उस समय आज के 10 साल बाद बहुत सारे ऐसे नॉलेज नहीं था, बहुत सारी मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी मेच्योरिटी आती है। तो इस बार हमने एक कॉन्सेप्ट किया था। देखिए, बनारस को बदलना मेरा ड्रीम है। बदलने इन द सेंस कि कैसे बनारस की कला संस्कृति को हम सुरक्षित रखें, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है। हाँ। कभी ऐसा होता है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कल्चर के आगे हमारी कला संस्कृति सब विलीन हो जाती है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हमारे पास हमारी कल्चर रहे, हमारा आर्ट रहे, हमारी संस्कृति रहे, जो भी है, ठीक है, और साथ में हम आधुनिक युग में भी जिए। क्योंकि मैंने पूरे भारत को देखा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेलीगेशन गया था चाइना, मैं उसका मेंबर रहा। अच्छा। मैं और भी 2-3 कंट्री में आता जाता रहा। वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, ना कि वही की अच्छाइयाँ, भारत में भी अच्छाइयाँ हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो सारी अच्छाइयाँ मैं बनारस की जो मैं पिरो दूँ। जैसे बनारस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम की, अगर हम ट्रैफिक जाम को अगर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर ट्रैफिक का जो रूल मुंबई में फॉलो किया जाता है, और वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, उसके पास का डिस्ट्रिक्ट है कालीपुंग, दार्जिलिंग और कालीपुंग का ट्रैफिक रूल प्लस मुंबई का ट्रैफिक रूल अगर बनारस में अप्लाई किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 50% ट्रैफिक जाम की समस्या खाली हो जाएगी। कुछ और भी स्थान है जैसे चंडीगढ़ वगैरह भी हमने देखा है, तो काफी कुछ। देखिए, चंडीगढ़ तो पहले वेल प्लान है। हाँ। ठीक है, जो हम अगर कोई मुझे कहता है कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, ये बना देंगे, ये कोई कहता है कि किसने कहा है ये? अभी अखिलेश जी ने कैसे बोला था, ये मोदी जी ने कैसे बोला था ये? चलिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हम लोग मूल विषय पर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। हाँ। यानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इसे क्योटो बना दें। जी। अब चलिए, आप की मनसा अभी तो धरी की धरी रह गई। अब आगे, अभी आप तो युवा हैं, बड़ा समय है अभी। फिलहाल आपने नामांकन में क्या क्या किया, जो आपने अनुभव किया, जो झेला, उसे आप बताइए, सम्मानित दर्शक उसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारत का नागरिक होने के एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ, सबको अधिकार है नामांकन करने का। हाँ। आप किसी भी कास्ट से रहें, नहीं, वो बात ठीक है, वो सब जानते हैं। आपने जो झेला है उसको बताइए। मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी कास्ट से रहें, किसी भी धर्म से रहें, आपके पास में पैसा भीख मांग के इकट्ठा करें या आप धनपुसू रहें, संवैधानिक अधिकार है सबको नामांकन करने का, चुनाव लड़ने का। 7 तारीख को डिसीजन जो प्रोटोकॉल होता है, हाँ, कि आप नामांकन कर सकते हैं। हाँ। तो एज पर निर्वाचन आयोग, हाँ, हमें सर्वप्रथम चालान भरना पड़ता है। हाँ। 25,000 का, जो जनरल के लिए होता है। हाँ। ST/SC के लिए 12,500 होता है। तो जब हम चालान भरने जाते हैं, लेने जाते हैं वहाँ से निर्वाचन, जो जिला निर्वाचन वहाँ से ऑफिस होता है, उस समय हमें चालान प्लस नॉमिनेशन फॉर्म दोनों साथ में दिए जाते हैं। हाँ।
ये चीज इस बार इन्होंने नहीं किया, जो सबसे बड़ी इनके लिए इनका ड्रॉबैक था। ठीक है, हमने सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे 4-5 घंटा, चालान फॉर्म मिला। मैं बोला सर एप्लीकेशन, हम देखे सर लाइन लगी हुई है, हमें आप एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। ठीक है, तो वो बोले कि नहीं आप कल चालान में आइएगा, कल फिर से आ जाइएगा, हम दे देंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो अधिकारी वहाँ बैठा हुआ था, उसका एक वर्ड था, बहुत गंदा वर्ड था। क्या बोला? उसने बोला कि मैं घुरहु पटवारियों को इलेक्शन कैसे लड़ा सकता हूँ। आप एक पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को जिसका एक पूरे देश में घूम करके शिक्षा अर्जन किया, उसे कहा गया कि घुरहु और कटवारू। मुझे नहीं कहा गया, जो दूसरा प्रत्याशी खड़ा था। अरे आपको क्या जानता है, आप क्या है? आप भी घुरहु कटवारू हो गए। उसने अरे अगर नहीं दिया तो मान लिया कि घुरहु कटवारू आप हैं। हाँ मान लिया, उसमें क्या है? जब कह दिया कि घुरहु कटवारू को हम नहीं दे सकते, तो घुरहु कटवारू यही नहीं है, डॉक्टर हेमंत भी है और जो लोग लाइन में हैं सभी घुरहु कटवारू। घुरहु कटवारू से अभिप्राय वह एक घटिया स्तर के लोग हैं, निंदनीय स्तर के लोग हैं, मतलब उसके अनुसार और ये लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं है। चलिए फिर आपने, तो मैं वहाँ से चालान फॉर्म लिया और चालान फॉर्म लेके अगले दिन 8 तारीख को 10:30 बजे SBI मेन ब्रांच पे मैं गया। और चूंकि उनका रूल था कि 11 बजे पोर्टल खुलेगा, SBI का जो सर्वर खुलेगा, हम तो आगे भी 2-3 लाइनें थी, मेरे ख्याल से मेरा चालान फॉर्म 11:15 11:20 तक हमने जमा कर लिया। मैं वहाँ से चालान फॉर्म लेके आया, फिर मैं लाइन में लगा। और सोचिए कि मैं अगर जहाँ से चालान फॉर्म SBI से लिया और ऑफिस तक मैं 11:15 हो गया होगा। ठीक है, 11:15 बजे से मैं लाइन में खड़ा था और मेरी एंट्री होती है 2:55 पे। अच्छा, 2:55 पे। ठीक है, मैं गया, मैं बोला सर ये लाया हूँ, वो पहले नाम नोट करने लगे। तो मैंने देखा कि वो मुझे फिर से चालान दे रहे हैं। अच्छा, मैं बोला सर मुझे चालान नहीं चाहिए, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ओहो ऐसे, ओहो अच्छा सॉरी, हमने सारे एप्लीकेशन फॉर्म का रिपोर्ट भेज दिया है। अच्छा, ठीक है, हमने प्रशासन को भेज दिया है, हमने मीडिया को भेज दिया है, आज आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। अच्छा, सर कोई बात नहीं सर, आप कल की डेट में हमें इशू कर दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीवन कि मुझे आज मिला है कल मिला, रिकॉर्ड में आप तो हस्तलिखित रजिस्टर में नोट कर रहे हैं ना, कल की डेट में कर दिए। नहीं हम नहीं दे सकते, आप कल आइएगा, मेरा COG नंबर रख लीजिए, क्योंकि आप ऑफिस में हमने देखा है आपको आते जाते। ठीक है, आप रख लीजिए, कल हम कॉल करेगा दे देंगे। मैं कल गया, मैं लाइन में लगा, मैं उनको ही नहीं, मैं कई सारे अधिकारियों को फोन किया कि सर उन्होंने बोला है जो गेट पे। ठीक है, किसी ने मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया है। करीब 300 से 400 सिक्योरिटी गार्ड रहे होंगे उस ऑफिस में। मंडे को सुबह से लेकर शाम तक केवल 2 फॉर्म भरे गए। मैं फिर बोलता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है स्किल इंडिया, उस पे सेम है, शर्मा है। 13 तारीख को मात्र 2 फार्म भरे गए, उसके पहले रविवार था और शनिवार था, दोनों दिन नामांकन बंद थे और सोमवार आ गया, सोमवार को मात्र 2 फार्म भरे गए। पक्का आप नहीं कर पाए? हम नहीं कर पाए। चलिए नहीं, जो लोग खड़े थे वो लोग नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको चालान लेना था। 2 फार्म कौन हुए थे? एक कोई जैन थी, एक का नाम मैं भूल गया। चलिए अब आ गया 14 तारीख प्रधानमंत्री जी का और अंतिम नामांकन का। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री जी को 11 बजे तक नामांकन करना था। उनका कुछ प्रोग्राम था, इसकी वजह से नामांकन उनका 12 बजे से हुआ। 12 से 1 के बीच में। ठीक है, अब बात हुई कि अगर मैं बोलूंगा ये लोग जॉब कर रहे हैं ना, फिर ये 11 से 12 क्या कर रहे थे ऑफिस में बैठ के। उस दौरान उस स्लॉट को दूसरे प्रत्याशियों के लिए यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, किसी को एंट्री नहीं दिलाई। फिर उसके बाद हुआ प्रधानमंत्री के 1 घंटे बाद सबका फॉर्म लगा था, सभी लोग लाइन में लगे थे। और मजेदार बात बताऊं, इस बार में देखिए प्रत्याशी जितनी भी संख्या रही होगी, ठीक है, उसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट ज्यादा थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग हमें नामांकन करने से रोक रहे थे वो किस पार्टी के होंगे, आप समझ सकते हैं। मतलब वो लोग लाइन लगा करके अवरोध पैदा कर रहे थे। ठीक है, हम अगर 5 हैं, अगर वो 5 शुरू पहले खड़े हो जाते थे तो बोलता भैया ये हमारे आगे थे, वो 5 की जो संख्या 25 में कन्वर्ट हो जाती थी। समझ रहे ना? तो एक तरह से वो पूरी तरह से फिर 14 को आप नाकाम रहे कर दिए, क्या हुआ? एक ड्रामेटिक पूरा वो हुआ।
ड्रामेटिक ये हुआ, मैं इस बार फिर आपको मैं 13 तारीख को पीछे थोड़ा लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं निर्दल प्रत्याशी था और नहीं, मैं निर्दल नहीं था, मैं छोटी पार्टी था। तो मुझे 10 प्रस्तावक लेके जाने थे, तो 10 प्रस्तावक लेके जाने थे, जिसमें से 7 महिलाएं हैं। और मैंने महिलाओं को इसलिए लिया कि क्योंकि प्रधानमंत्री भी वुमेन्स बिल पे पास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से काम किया वो भी उसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री ने 4 प्रस्तावकों को दिया, वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बचाओ, ठीक है। अभी आएंगे, किस तारीख को आने वाले हैं, पैर धोने लगेंगे महिलाओं को, महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन उनके 4 प्रस्तावकों में एक भी महिला नाम नहीं मिला। नारी बंधन नहीं हुआ, ठीक है, नारी बंधन नहीं हुआ। अब आपके साथ क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो 13 को क्या हुआ था, जब हम जो पुरुष लोग थे, हम जब सबमिट करने में असफल रहे तो हम महिलाओं को आगे किए। अरे 10 प्रस्तावक हमारे साथ में थे, ठीक है। उस दिन उन्होंने किसी भी प्रस्तावक को नहीं बुलाया। जिस शॉर्ट स्किल की मैं बात कर रहा था, हम देखिए इसको बोलते स्मार्ट वर्क की मैं बात कर रहा था, उन्होंने स्मार्ट वर्क को फॉलो किया। और जितने भी प्रत्याशी थे, तुम अपना एप्लीकेशन फाइल दो, तुम अपना फाइल दो, सबके हाथ में सारी फाइल एक बार में ऐसे उन्होंने रख लिया। उन्होंने किसी के भी प्रस्ताव का, अगर उन्होंने उस समय शायद मैं समझता हूँ कि 41 लोगों के फॉर्म इकट्ठा किया, ठीक है। और 41 इंटू अगर 10 किया जाए तो 410 हो जाएगा, मतलब कि 410 लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया, ठीक है। उन्होंने तुरंत किया, और जो स्लिप मिली है हमें, किसी को उसमें 2:40 का टाइम है, किसी को 2:41 का है, जिसको 2, मतलब कि एक सेकंड में, एक मिनट में सारे रिसीविंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, फार्म हमारा वहाँ पे चला गया, अंदर में गया वहाँ पे। अब देखिए फॉर्म में अगर एक छोटा सा उसमें कुछ भी गलती होता है पहले फॉर्म में, ठीक है, तो हमें अगले दिन सुधार अवसर मिलता है 11 बजे तक का। स्वाभाविक सी बात है, जब फॉर्म हम कहते हैं जग जीत लिया हमने, ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हैं जग जीतना, तो फॉर्म भर के जब हमने जग जीत लिया, तो हम चाहेंगे कि वो गलती सुधारी जाए, ठीक है। तो अगले दिन कचहरी गए, और जो बैक डोर है उससे जो जिला जहाँ से एंट्री करते हैं, मैं वहाँ पहुँच गया। चूँकि उनके कुछ प्रोटोकॉल वगैरह है, चेकिंग बुकिंग का है, उन्होंने बोला कि आप जाइए पहले चेक कराइए। जब चेक करने वाले पॉइंट से पहुँचे तो वो बोलते हैं अभी जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए हैं, ठीक है, जब वो आएंगे तब आपकी एंट्री होगी, ठीक है। 11 बजे वो आएंगे, एंट्री होगी, और हमें उन्होंने टाइम दिया था 11 बजे तक जमा करना है, ठीक है। डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रवेश होता है अराउंड 11:30 पे, और फिर वो 1 by 1 सबको कॉल करते हैं। मेरा टाइम आता है 5:19। अच्छा, 11 बजे समय दिया गया था, 5:19 पर समय आता है। मैंने मुझे लगा कि कुछ ऐसा होने वाला है। जब मुझे बाहर गेट पे खड़ा किया गया था, मैं वो वाली फोटोग्राफ बोर्ड है उसके साथ मेरी फोटोग्राफ मैंने क्लिक की है। 11:20 मॉर्निंग की फोटोग्राफ, 10:20 मॉर्निंग फोटोग्राफ है हमारे पास में, ताकि कोई मुझे ब्लेम न कर सके कि आप देर से अंदर घुसे थे। अच्छा, फोन आया कि जैसे कैसे हुआ जब आपको बुलाया गया? नहीं, वो देखिए पहले क्या था कि जो लाइन में लोग खड़े थे, लाइन के क्रम के अनुसार जो आगे था उनको बुलाया जाता था पहले, ठीक है। जो आवेदन देने की बात हो चाहे चालान देने की बात हो, लेकिन इस बार उन्होंने फिर रूल चेंज कर दिया। उन्होंने बोला जो सीक्वेंस जो था उसके आधार पर इन्होंने, चलिए आपका समय आ गया जी, आ गया। मैं अंदर गया, उसमें एक कॉलम क 8 वो खाली था। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि आपके पास में हेलीकॉप्टर है या जहाज है, ठीक है। चूंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, हाँ, ठीक बात। तो बाई मिस्टेक वो छूट गया, उसकी मैं गलती मानता हूँ, हाँ, ठीक है। और उसमें मैं सुधार करके अगले दिन मैं फॉर्म को मैं लेके आया। जब मैं उनको वहाँ पे जब 5:20 पे मैं गया, ठीक है, तो मैंने उनको सर लीजिए फॉर्म, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्या बोला? मैं जब उनसे उन्होंने बोला कि नहीं, हम बोले सर मैं BHU का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। डीएम का एक बहुत गंदा सा वर्ड था, मैं कहूँ कि वो BHU का उन्होंने उपेक्षा की। उन्होंने यही कहा यहाँ तो कैम्ब्रिज से पढ़ के लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये BHU की जो साख थी। फिर हुआ क्या, उसके बाद क्या? तो मैंने डीएम को हमने दिया, तो डीएम ने एक तो वो वाली गलती थी, उन्होंने एक दूसरी भी गलती, देखिए ऑलरेडी एक अधिकारी ने चेक किया, तो उसके बावजूद भी एक गलती उसके बाद उन्होंने निकाला।
तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अधिकारी अनस्किल का हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने एक गलती निकाला, हाँ, और वो गलती में, ठीक है, हाँ, उस गलती में उन्हें बोला कि आपने ड्यूरिंग स्टूडेंट्स लाइफ हमने कुछ प्रदर्शन वगैरह किया था, उसकी धाराएं लगी हैं, ठीक है। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आप 3 कॉलम दिए गए हैं तो अलग अलग लिखिए। उसमें लिखा हुआ है कि थाने का नाम, थाने का एड्रेस और धारा का नाम। तो हमने सोचा कि 3 कॉलम दिए हुए हैं, तीनों को 3 में भरना है। वहाँ नहीं लिखा हुआ कि प्रत्येक एक कॉलम पर्टिकुलर एक के लिए है। डीएम ने बोला कि ये प्रत्येक कॉलम एक पर्टिकुलर उसके लिए है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा उसको भी उन्होंने, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे था नहीं, ठीक है। एक बेस, दूसरा बेस उन्होंने ये बनाया, तीसरा बेस इन्होंने बनाया कि आपने शपथ ग्रहण नहीं किया है, ठीक है। चूंकि जब जमा होता है तो तुरंत हमें शपथ ग्रहण करना पड़ता है। छोटा सा पेपर होता है जिसमें साइन करके जमा करना पड़ता है। मैंने फॉर्म रखा था, जब मांगेंगे हम उनको दे देंगे, ठीक है। तो वो हमसे मांगे नहीं, और फॉर्म नीचे था, हमने उनको दिया नहीं, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे हो गया। तो उन्होंने 3 बेस लगा के मेरे फॉर्म कैंसिल कर दिए। हम डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे। फार्म कैंसिल हो गया और इतनी लंबी चर्चा साल्ट में ही हुई है। अब हम आते हैं, मैं जिंदा हूं संतोष पर। संतोष ने भी ट्रेजरी फार्म चालान जमा किया है और यह 9 तारीख की है। क्यों संतोष? जी सर। काफी मेहनत के बाद आपने जमा किया। जी। आपको पुलिस ने कब उठा लिया? ये लोग साहब फर्स्ट डे हम जब वहाँ गए 7 तारीख को, हाँ, तो बोले कि मैं जिंदा हूँ, आप तो मरे हुए हो, आप कैसे चुनाव लड़ोगे? हमने कहा साहब जिंदा होने के लिए तो लड़ रहे हैं, हाँ। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नहीं मंत्री बनना है, मुझे जिंदा होना है, उसी लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोले आपकी औकात है चुनाव लड़ने की? तो हमने कहा कि साहब औकात की इसमें कौन सी बात है, कितना पैसा लगेगा? 25,000 रुपये बता रहे हैं। तो हम भीख टुकड़ा मांगेंगे, क्योंकि साहब हमको न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय तो मिला नहीं। 10-12 सालों से लगातार हम धरना प्रोटेस्ट आंदोलन कर रहे हैं। आर्थिक स्थितियाँ हमारी सही ना होने के कारण जो है कि लोग हमको जो है कि जो भी बोल लें, हंसी का पात्र बना लें। हाँ। तो हमने कहा साहब हम 25,000 रुपये लाएंगे। तो बोले कि लो, ये पहले ट्रेजरी चालान भर के आओ, फिर आपको दूसरा फॉर्म देंगे। तो हमने ये वाला ट्रेजरी वाला सादा हमको दिए। हम गए, हमने भिक्षाटन किया साहब, मतलब हमें पब्लिक ने, जनता ने, जैसे भी हो 25,000 आपने किसी तरह से इकट्ठा किया। जनता ने, पुलिस ने, मीडिया ने, और पुलिस वाले भी दिए। हाँ, पुलिस वाले भी दिए साहब। मांगने पे इनको देता है। नहीं, सब जानते भी हैं इनको। जी। और किन्नर समाज मतलब मारते भी हैं और वो अभी देते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं। हाँ साहब। तो शो उन्होंने और हमारे किन्नर समाज के लोगों ने दिया, और हमारे प्रस्तावक भी होते। तो हम ये भर के लेके गए, दूसरे दिन 9 तारीख को भर लिए। तो गए फिर, तो बोले कि हाँ ये तो तुमने बाजी मार लिया, अब ये बताओ कि प्रस्तावक कहाँ है आपके? तो हमने कहा कि प्रस्तावक साहब बाहर है, आप एक ही कैंडिडेट कोई नहीं आने दे रहे, तो प्रस्तावक को कैसे लाए? तो बोले है ना? तो बोले हाँ। बोले प्रस्तावक का नाम बोलो, ये फॉर्म पे लिखो। तो हमने जितने हमारे प्रस्तावक थे साहब, जैसे सलमान किन्नर, जितने भी किन्नर थे, मंडला उपाध्यक्ष जो भी थे, सबका नाम उस पर लिखने लगे। तो बोले कि अरे रुको, जैसे तुम मुर्दा जिंदा है वैसे तुम्हारे प्रस्तावक भी लेके आए हो। अच्छा। हिजड़ो ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया साहब, जबकि किन्नर कहा जाता है उनको। हाँ। हमने कहा कि साहब ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, हाँ, एक हिजड़ा प्रस्तावक नहीं बन सकता है। हम कहे हिजड़ों की सरकार में हिजड़ा प्रस्तावक नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इस पे जो है हमको जो है साहब 2 थप्पड़ मार दिए। हम बोले कि किस एंगल से आप ऐसा बोले? हम कहे 20 साल 21 साल से मैं साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। अगर सही सरकार है, अगर उनकी अंतरात्मा जिंदा है तो मुझे जिंदा कर देते। तो मैं तो ऐसा कुछ वो भी नहीं बोला। अगर वो जिंदा कर दे तो मैं सही मानूंगा, नहीं तो हिजड़ा ही कहूँगा मैं उनको। हाँ, तो उस पर हमको मारे। और हमारा फॉर्म ट्रेजरी वाला ओरिजिनल हम साहब घर पे रहिए, ओरिजिनल है। हाँ, इसका फोटो कापी हम लेके गए। मतलब पता था कि फाड़ देंगे लोग, फेंक देंगे? नहीं, हमें ये नहीं आता साहब। हाँ। हम जैसे ये हुआ ना, तो 2-3 सेट जैसे प्रेस वालों को देने के लिए हमने 2-3 सेट करा लिया था। तो फोटो कापी जो है दे, हमसे पूछे ये तो फोटो कापी है, ओरिजिनल का है? हम कहे ओरिजिनल घर पे है। तो उन्होंने बोले आपके प्रस्तावक हिजड़ा को लेके आए हो, ये नहीं चलेंगे, प्रस्तावक हिजड़ा नहीं होगा। और हमारा फॉर्म फाड़ दिए, हमको मारे पीटे और हमारा शर्ट फाड़ दिए। जब हमें जो है साहब मार पीट के ओके, तो हम बाहर आके फिर जो है धरना पे बैठ गए। कपड़ा उपड़ा हमारा शर्ट फट गया
था। वहाँ फिर जितना भी हो सकता है प्रोटेस्ट आंदोलन हम किए और वहाँ के लाइव रिपोर्ट लग गई और शाम होते होते पूरा मीडिया में न्यूज़ में चलने लगा। सुबह 9 बजे हम दूसरा सेटअप के लिए जो बोले कि अब एक स्टेप आपने पार कर लिया है, आप अभिमन्यु हो, एक दरवाज़ा आप तोड़ लियो, अभी 6 दरवाज़ा बाकी है। हाँ, अभी वो 6 दरवाज़ा पे आप आगे बढ़ो, कल आओ, कल होगा आपका काम। तो हम सुबह प्रातः निकले। भगतुआ बाज़ार में मुझे जालूपुर के चौकी के जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया। तो संतोष जब आ रहे थे कचहरी तो जालूपुर की पुलिस चौकी ने इन्हें रोक लिया, पुलिस चौकी के आरक्षी और उन लोगों ने फिर आपको ले गए पुलिस चौकी पर? जी नहीं, हम तब वहाँ एसओ साहब को फ़ोन किए, चौबेपुर एसओ साहब को। हाँ। कि अपराधी थे हम, तो हमको पकड़ पकड़ के तो बंद कर ही रहे थे। हाँ। आज तो मैं प्रत्याशी हूँ। हाँ। आज तो हमको छोड़ दो। हाँ। तो वो बोले कि आप इनके साथ चौकी पे चलिए, आपका कुछ बयान लेना है। हाँ। आप बयान लेके छोड़ देंगे। हाँ। तो हमें जालूपुर के सिपाही लोग जो है जालूपुर चौकी पे पहुंचा दिए। सुबह से हो गई, शाम आए नहीं हो। तो फिर शाम को जो है कि हमको फिर थाना पे ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा। थाना पे हमको जो है एसओ साहब जो है बोले कि आपको जब तक चुनाव चलेगा तब तक नहीं जाना है। तो हम कहे साहब ये तो गलत है, अन्याय है। हम भी टुकड़ा मांग के साहब कैसे जो ना 25,000 रुपये भर देली, जिंदा होए बदे लड़ते हमारे नेता थरू बने क्या, हम तो जिंदा होए क्या। तो कहे कि नहीं ऊपर से ऑर्डर है। हम कहे किसका ऑर्डर है? बोले डीएम साहब का ऑर्डर है कि आपको जो है बंद किया जाए। हम कहे डीएम साहब को हम फ़ोन लगाए, स्टोनो साहब को लगाए, तो बोले ऐसा ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं है, वो आपको वो कर रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं। तो हमने फिर बोला किसका ऑर्डर है, उनसे पूछे तो बोले ऊपर से ऑर्डर है। हम कहे साहब ऊपर तो हमको पहुंचा ही दिए हैं, अब क्या और इनसे भी ऊपर वाले कोई है क्या? किनका ऑर्डर है बताइए? बोले ज़्यादा बहस मत करो, शांति से बैठो चुपचाप। और बोल के हमको रात को जहाँ मुलजिम सोते हैं वहाँ जो है रात भर सोए रहे साहब, मच्छर काटे, ये हुआ। बाद में फिर रात को हमने जो वहाँ नाइट के पुलिस थे उनसे हमने कहा कि साहब मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो हमको आके 2 पट्टा मार दिए साहब। बोले कि नाना पाटेकर के भूखो एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है और तुम जो है हिजड़ों का फौज लेके चल रहे हो, सेकंड नाना पाटेकर तुम हो। बताओ, नाना साहब को भी अंड बंड बोलने लगे। हमने बर्दाश्त किया साहब, कहे चलिए ठीक है। सुबह हुआ, प्रेस वाले आए, उनसे हमने कहा। तो फिर ये लोग जब जान गए कि नहीं ये थाने पे जो है ये रहेगा तो प्रेस वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो हमको फिर वापस जालूपुर चौकी जो कि देहात साइड में है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए। 2 दिन थाने पे, 2 दिन चौकी पे। और 2 दिन में 1 दिन हमारी वहाँ पिटाई हुई थाने पे चौबेपुर, और 3 दिन ऐसे निकल गए साहब। फिर जब ये नामांकन ख़त्म हो गया, सब हो गया, फिर हमको छोड़े। जब मोदी जी का हो गया 14 तारीख को, उसके बाद शाम को हमको छोड़े। तो उस दिन तो रात हो गई, नहीं आए। दूसरे दिन आए तो सीओ सारनाथ पुलिस का फ़ोन आया मुझे कि आपका बयान लेना है, आप यहाँ पे आइए सारनाथ में। हमने कहा साहब जो भी मेरा बयान हो वो लाइव वीडियो के साथ हो, क्योंकि जनता भी देखे और समाज देश भी देखे। आप लोग अकेले में हमसे लेके कुछ भी साइन करवा लोगे, हमें विश्वास नहीं है। या तो हमको उसका रिसीविंग दो। बोले रिसीविंग नहीं मिलेगा। तो साहब हम आपसे और जनता से यही कहना चाहेंगे कि साहब हमें ये चुनावी प्रतिक्रिया में जैसे साइन करवाने सादा पेपर पे भी लिए हैं, तो कहीं ऐसा साइन हो तो ये लोग मिसयूज भी कर सकते हैं साहब हमारा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जब ये लोग ले लिए हैं तो हमें मारने में इनको टाइम नहीं लगेगा। और हमसे कहा जा रहा है, धमकी भी आ रहा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करोगे, कितना दिन जिंदा रहोगे? मैं जिंदा हूँ। तो मैं यही कहूँगा साहब कि हमको जनता जनार्दन, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, आप लोग देख लीजिए कि एक मरा हुआ आदमी से मोदी योगी डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। अगर मेरे दहशत से अगर आपको इतना ही होता तो मुझे जिंदा कर देते। काहे को हमको 20 साल 21 साल जो है 110 बार जेल यात्रा। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं बचा जहाँ पे हमको नहीं भेजे। बोले बनारस के आप सांसद हो, एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप सांसद हो तो आपका दायित्व बनता है कि आपके संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े चैनल पे, इतने बड़े बड़े सब पे हो रहा है। उल्टा हमारा जब हमारे कुछ जिंदा होने का कुछ ऐसा होता है तो हमको उठा के पुलिस जेल में डाल देती है, मारेगी पीटेगी। ये कहाँ कर ले आए साहब? अब तो हमें बोले अब जिंदा रहने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मतलब अब जिंदा रहना ही हार्ड हो रहा है साहब। ऐसा लग रहा है कि आखिरी मौत ही जो है कि मुझे
मुझे शांति दे पाएगी, क्योंकि ये लोग मुझे दर दर की ठोकर खाने पे कभी भी घटना दुर्घटना कभी भी मुझे किसी भी क्लेम में अगर बोले आप ज़्यादा अगर तांडव करोगे तो आप पे कोई धारा लगा के ऐसी जेल में भेज देंगे कि आपका जमानत कराने वाला भी कोई नहीं है। हम भीख टुकड़ा मांग के किन्नर समाज से, पब्लिक से, जनता से, सबसे लिए और जो है उसके बाद हमारा 25,000 रुपये भी ले लिए। अब मार पीट के जो है ARO साहब जो है हमको मारे हैं और ADM सिटी इतने बड़े बड़े अधिकारी है, आपको माँ बहन का गाली देने का कौन सा अधिकार है? आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, यही संस्कार है आप लोगों का? धिक्कार है ऐसे आप लोगों के पोस्ट पे जो एक मुर्दे की बददुआ ले रहे हो। हाय लगेगी मेरी। दोस्तों, यह है आज़ादी के इतने वर्षों बाद और ऐसे स्थान पर जहां का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हों और यह व्यक्ति वर्षों से अभिलेखों में मृतक घोषित कर दिया गया, जिंदा होने के लिए नामांकन करने गया, पुलिस ने बैठाया, मारा पीटा, 25,000 की चालान जमा करने के बाद भी नामांकन नहीं होने दिया। यह तो 2 नमूना मात्र है। ऐसे कई दर्जन लोग हैं जिनका अगर संज्ञान लिया जाए और भारत निर्वाचन आयोग के तीनों आयुक्तों में थोड़ा भी दम होगा, थोड़ी भी अगर शर्म बची होगी शेष वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य लोगों में, तो यह नामांकन निरस्त होता। लेकिन दुर्भाग्य, यह वीडियो भारत के प्रधानमंत्री को भी संदर्भित करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को संदर्भित करता हूं, यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेजता हूं। काश इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता अगर बची होती। यह फार्म है, चालान फार्म है, जमा किया गया है, 25,000 रुपया जमा किया। यह व्यक्ति कंज्यूमर भी है नियमतः और संवैधानिक अधिकार है कि हम नामांकन करेंगे। मैं तो असफल हुआ। यह लोग इतने देर तक लड़ करके इसलिए तय किया हूं कि जनता के प्रत्याशी के रूप में वह सारा कुछ दिखाऊंगा जिसे दिखाना चाहिए, जो लोकतंत्र में जायज है। संतोष, हमारी शुभकामनाएं। और हमें पैसा ले लिए, हम अब रोज दौड़ रहे हैं, साहब हमारा पैसा दे दो। तो हमारी ज़िंदगी तो खारिज किए ही, पर्चा खारिज किए ही, अब मुर्दों का पैसा लेके कफनों के खा जाबा कहाँ समझ रहे भैया? कौने जमाना में भरबा, कहाँ भरबा? हमें गरीब जनता को 10 रुपये के 20 रुपये देंगे साहब, हमारे भरबौला हमारा पैसा लेके ये लोग जो। प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं लगता जो चाहेगा वह फार्म भरेगा, जो चाहेगा वह नामांकन करेगा? क्या हो रहा है बनारस में? ऐसे चलेगा? ठीक है, आप चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाइए, आप बहुत कुछ किए भी हैं, बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन यह भी पाप आपको लगेगा। यहाँ अगर चींटी भी मरती है तो उसका दायित्व आपके ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये निर्विरोध प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो काहे को इतना वो सब किए तांडव? आप अकेला बन जाते, इतना सब तांडव करवाने की क्या जरूरत है? किसी को मत दो, फार्म बंद कर दो ये सब। पुलिस लठियाएगी, फार्म लेने जाएगा तो पुलिस लठियाएगी। यही लोकतंत्र है, यही आजादी के 75 साल हैं, यही अमृत काल है और यही 10 साल में 10 साल आप रहे और दोबारा योगी जी हैं। यही हो रहा है। हमको भी लठिया देंगे, हम भी भयभीत हैं, कभी भी कर देंगे, क्योंकि बनारस की जो सच्चाई दिखाएंगे आप सभी को पचेगा नहीं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज ऐसे 2 लोगों के साथ जिन लोगों ने नामांकन के लिए अथक परिश्रम किया। 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अभी भी जंग कर रहे हैं। दोनों लोगों की बात मूल रूप से बगैर किसी कटपीट के आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूं। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।